देवपुर छोटा था, मगर उसकी खामोशी बड़ी थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कुआं था, जिसके पास दिन में भी लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर निकलते थे। रवि वहीं पास अपनी मां के साथ रहता था। खेत से घर लौटने का उसका रोज का रास्ता उसी कुएं के किनारे से होकर जाता था। अरे बस यही आखिरी मेड़ बची है, फिर घर, रोटी और माँ की डांट। बचपन से उसने एक ही बात सुनी थी, रात होते ही उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। पर डर की कहानियां रवि को अक्सर हंसी जैसी लगती थीं। कुएं में भूत, हाँ, और पीपल पर शायद पंचायत भी बैठती होगी। रवि, कितनी बार कहा है सूरज ढलने से पहले घर लौट आया कर। हर रोज मेरी जान अटकी रहती है। अरे माँ, मैं बच्चा नहीं हूं, 2 खेत दूर ही तो था, इतना क्यों घबराती हो? तू नहीं समझता, रास्ता खेत का नहीं, उस कुएं का है। शाम के बाद वहां हवा भी सीधी नहीं चलती। हवा भी टेढ़ी चलती है क्या? माँ, ये सब पुराने लोगों की बनाई बातें हैं। बनाई बातें नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। रात में वहां से किसी के रोने जैसी आवाज आती है। रोने की नहीं, हवा की होगी। सूखे कुएं में आवाज गूंजती है बस। मां ने उत्तर नहीं दिया। कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कहो तो वे और सच्चे लगने लगते हैं। तेरे बाबूजी भी यही कहते थे, कुछ नहीं होता। फिर एक रात वो उस रास्ते से लौटे ही नहीं। माँ, तुमने तो कहा था बाबूजी नदी की बाढ़ में। लोगों ने बहुत कुछ कहा। गांव डर जाता है तो सच को ढक देता है। मैं बस इतना जानती हूं, उस रात भी हवा ऐसी ही थी। अगर कुछ हुआ भी होगा तो इंसानों ने किया होगा, भूत प्रेत ने नहीं। इंसान से भी बुरी चीजें होती हैं बेटा, और कुछ जगहें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। रवि ने बात टाल दी, लेकिन मां की आंखों में पहली बार उसे सिर्फ डर नहीं, कोई पुराना घाव दिखा। ठीक है महारानी माँ, कल से सूरज ढलने से पहले हाजिर। अब खाना दो, पेट में चूहे अखाड़ा कर रहे हैं। हाथ मुंह धो ले, और हाँ, आज देर तक बाहर मत निकलना। खाना खाकर भी रवि की आदत नहीं बदली। उसे गौशाला की रस्सी ठीक करनी थी और एक बछड़ा खुला रह गया था। अभी सुबह कर लेना, रात बढ़ रही है। बस 2 मिनट, आंगन के बाहर ही तो जाना है। इतना डरोगी तो डर सच लगने लगेगा। रवि, मजाक मत कर। अगर हवा ठंडी लगे या कोई आवाज दे, पीछे मुड़कर मत देखना। कोई आवाज दे? माँ, तुम भी ना। वादा कर। अच्छा, वादा। बाहर आते ही उसे पहली अजीब बात महसूस हुई। हवा सचमुच बहुत ठंडी थी, ऐसी ठंड जैसी पौष की रातों में होती है, जबकि अभी मौसम वैसा नहीं था। ये क्या, अभी तो शाम ही हुई है। दूर कहीं कुत्ता भौंका, फिर अचानक चुप हो गया, जैसे पूरे गांव ने एक साथ सांस रोक ली हो। देखूं तो जरा, इतना नाम किस बात का है इस बूढ़े कुएं का? उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए। मिट्टी नम थी, जबकि दिन भर बारिश नहीं हुई थी। किसने पानी गिराया यहां? जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा थम गई। पत्तों की सरसराहट बंद, झींगुरों की आवाज बंद, बस एक भारी गूंगी चुप्पी। कौन है वहां? फिर बहुत हल्की, बहुत दूर से आती हुई एक फुसफुसाहट उठी, इतनी धीमी कि पहले उसे भ्रम लगा। रवि। कौन? कौन मजाक कर रहा है? आवाज इस बार पीछे से नहीं, नीचे से आई, कुएं के भीतर से, जैसे किसी ने गीली दीवारों के बीच
होठ सटाकर उसका नाम लिया हो। रवि। कौन है? अगर कोई गिरा है तो बोल, मैं रस्सी लाता हूं। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि कुएं के अंदर से पानी टपकने जैसी आवाज आने लगी। जबकि गांव वाले कहते थे वो कुआं सालों से सूखा है। ये कैसे हो सकता है? नीचे देखो। रवि ने अनजाने में झुककर भीतर देखा। काले अंधेरे में उसे एक चेहरा उभरता दिखा, भीगा हुआ, फीका और हैरानी की बात, वो चेहरा उसी जैसा था। नहीं। और तभी कुएं के भीतर से एक ठंडा लंबा हाथ अंधेरे को चीरता हुआ ऊपर बढ़ा, सीधा रवि की कलाई की तरफ। ठंडा हाथ जैसे ही रवि की कलाई के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पत्थर बन गया। सांस सीने में अटक गई और उसे लगा जैसे रात ने उसके चारों ओर अपने नाखून गड़ा दिए हो। कौन है? दूर रहो, दूर रहो। वो हाथ उतनी ही तेजी से अंधेरे में समा गया जितनी अचानक वो ऊपर आया था। लेकिन उसके गायब होते ही कुएं के भीतर की खामोशी और भी भयानक हो गई। रवि। मेरा नाम? रवि, नीचे देखो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बार आवाज सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, उसमें भीगा हुआ दर्द था, जैसे कोई बहुत देर से रोते रोते थक गया हो और अब आखिरी बार पुकार रहा हो। कौन हो तुम? अगर कोई मजाक कर रहा है ना तो बंद करो। ये अच्छा नहीं है। मजाक नहीं। भाग जाने की इच्छा उसके भीतर चीख रही थी, मगर उस रोती हुई आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसके डर को बांध लिया, जैसे कोई अनदेखा धागा उसे फिर से कुएं की तरफ खींच रहा हो। ठीक है, मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम देर मत करो। गांव वाले कहते थे कि ये कुआं सालों से सूखा पड़ा है, मगर नीचे, बहुत नीचे अंधेरे की तह पर कुछ चमक रहा था, जैसे ठहरा हुआ काला पानी चांद की टूटी किरण निगलकर वापस लौटा रहा हो। सच में पानी? मैं यही हूं, और पास आओ। नहीं, बस यहीं से बोलो। तुम दिख क्यों नहीं रहे? नीचे कोई है तो हाथ हिलाओ। अचानक नीचे की काली सतह पर बिना वजह लहरें उठीं, जैसे किसी ने पानी के नीचे से धीरे धीरे सांस ली हो। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। झूठ। तुम देख सकते हो, सब देखते हैं। पहले डरते हैं, फिर देख लेते हैं। क्या मतलब सब? यहां पहले कौन आया था? जो झांकते हैं वे लौटते नहीं जैसे गए थे। उस उत्तर ने उसके भीतर बर्फ खोल दी। उसे याद आया, गांव के बूढ़े इसी कुएं के पास नाम लेने से भी बचते थे, जैसे कोई सुन रहा हो। बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूं। रवि। और तभी उसने देखा, काले पानी के ऊपर एक सफेद भीगा हुआ चेहरा पल भर के लिए तैर उठा, बिना पलक झपकाए सीधा उसी की तरफ देखता हुआ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। दूर रहो, दूर रहो। नहीं नहीं, मुझे यहां नहीं रुकना। मत जाओ। चुप चुप रहो। कुएं के भीतर से पानी की हल्की लहर की आवाज आई, जबकि उसने साफ देखा था कि नीचे पानी बहुत कम था, जैसे अंधेरे में कोई हिल रहा हो या याद हिल रही हो। मुझे यहां से जाना होगा, अभी। घर ले जाओ। क्यों? क्यों ले जाओ? मुझसे क्या चाहती हो? वापस दो। पगडंडी पर भागते हुए रवि बार बार पीछे देखता, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे सिर्फ हवा नहीं, किसी की अधूरी चाल चल रही है।
पगडंडी पर भागते हुए रवि बार बार पीछे देखता, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे सिर्फ हवा नहीं, किसी की अधूरी चाल चल रही है। बस घर पहुंच जाओ, माँ के पास। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। लेकिन उसकी मुट्ठी में बंधे तपड़े के भीतर से आती बर्फ जैसी ठंड बता रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। वो चीज सिर्फ धातु नहीं थी, वो किसी कहानी का बचा हुआ टुकड़ा थी। माँ, माँ दरवाजा खोलो, जल्दी। रवि, इतनी रात को क्या हुआ? पहले खोलो तो। अरे बाप रे, ये कैसी हालत बना रखी है? तू गया कहाँ था? माँ, मैं कुएं के पास गया था। अब राहत में उसने पीछे कदम खींचा, मगर जमीन भरोसे की नहीं थी। कुएं के पास की मिट्टी रात की नमी से चिकनी हो चुकी थी। ओह, गिरो मत, या गिर जाओ। रवि का पैर गीली मिट्टी में बुरी तरह सरक गया। उसका शरीर पीछे की ओर झूल गया। उंगलियां हवा में किसी सहारे को खोजती रहीं, और नीचे कुएं के अंधेरे से फिर वही ठंडी चमक ऊपर उठने लगी। रवि का शरीर बस एक झटके की दूरी पर था। नीचे कुएं का अंधेरा उसे निगल लेने को तैयार, मगर आखिरी पल में उसकी उंगलियां किनारे की जड़ों में अटक गईं और वो कांपते हुए मिट्टी पर लुढ़क आया। हे भगवान, मैं बच गया। अभी तो मैं गया ही था। बच गए या बचाए गए? नहीं, बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। तभी उसकी नजर कुएं के किनारे गीली मिट्टी और काई के बीच किसी धातु की फीकी चमक पर अटक गई। ये क्या है? उठा लो, नहीं उठाऊंगा, नहीं। उठा लो। जैसे किसी अदृश्य जिद ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। रवि ने कांपता हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां मिट्टी हटा। ये दाग, ये तो नहीं, ये खून नहीं हो सकता। मेरा चुप! कौन हो तुम? सामने आओ। जो खो गया वही। वहां मुझे ये मिला। उसने गमछा खोला। चांदी की पायल दिए की लौ में चमकी नहीं, बल्कि जैसे रोशनी सोख गई। ये दरवाजे से हट, खिड़की बंद कर अभी। माँ, हुआ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? तू ये कहाँ से लाया? सच सच बता, कुएं के बिल्कुल पास से? हाँ, किनारे की मिट्टी में दबा था। और वहां कोई आवाज भी थी माँ। कोई मुझे रोक रहा था। हे राम, इतने साल बाद फिर? रवि ने पहली बार अपनी मां के चेहरे पर ऐसा डर देखा था, जैसे उसने किसी पुराने घाव को अचानक फिर खुलते देख लिया हो। माँ, साफ साफ बताओ, ये पायल किसकी है? सालों पहले जब मैं नई नई इस गांव में आई थी, तब एक नई दुल्हन आई थी। बड़ी चुप रहती थी, मगर उसके पांव की पायल दूर से पहचान में आ जाती थी। फिर एक रात वो अचानक गायब हो गई। सुबह लोग उसे उसी पुराने कुएं में मरी हुई पाए। किसी ने कहा पैर फिसल गया, किसी ने कहा उसने खुद छलांग लगाई, पर सच्चाई कोई नहीं जान पाया। और ये पायल? उसके पैरों में चांदी की एक जोड़ी पायल थी। जब लाश निकाली गई, उसके एक पांव में सिर्फ एक पायल थी, दूसरी कभी नहीं मिली, कभी भी नहीं। माँ, मैंने जो आवाज सुनी वो कह रही थी वापस दो। उसका नाम मत लेना, और अगर उसने तुझसे कुछ मांगा है तो बात बहुत बुरी है।
पर उसने मुझी को क्यों चुना? क्योंकि तू उसे छू आया है। जो चीज इतने बरस कुएं ने छिपा कर रखी, उसे बाहर निकालकर तू घर ले आया। अब वो तुझसे बन गई है या तू उससे। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। बंद दरवाजे के बावजूद बाहर से जैसे गीले पांवों की बहुत धीमी आहट सुनाई दी। मां, बाहर कोई है? चुप। मेरा पायल वापस कर दो। माँ, दिए को मत बुझने देना। अगले ही पल दरवाजे पर 3 धीमी साफ दस्तकें हुईं। टक टक टक। और चौथी दस्तक आने से पहले ही दिए की लौ लंबी होकर काली पड़ने लगी। दरवाजे पर चौथी दस्तक नहीं हुई, पर जो नहीं हुआ उससे ज्यादा डरावना था वो जो हो रहा था। पायल की छन छन अब बाहर नहीं, कमरे के अंदर घूम रही थी। दरवाजे से हट, इधर आ। आंख ऊपर मत करना, बस दिए को देख। मां, वो अंदर कैसे आ गई? दरवाजा तो बंद है। कुछ चीजें कुंडी से नहीं रुकती बेटा। मैंने कहा था उसे घर मत ला। छन 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 आवाज कभी खाट के पास जाती, कभी अनाज के मटके के पीछे, कभी ठीक उनके सिर के ऊपर से गुजरती हुई लगती। वो पायल मांग रही थी। अगर वापस कर दूं तो चली जाएगी क्या? चुपचाप खड़ा रहे। बुलावे में जवाब नहीं देते, यही तो चाहती है वो। रवि की नजर खाट के नीचे रखे उस कपड़े पर जा अटकी जिसमें उसने कुएं से मिली पायल लपेटकर छिपाई थी। कपड़ा अपने आप हल्का हल्का हिल रहा था। मां, कपड़ा हिल रहा है। उसे मत छूना, हाथ मत लगाना रवि, सुन रहा है ना? पर अगर वही इसे लेने आई है तो इसे दे देना चाहिए। शायद बस यही चाहती हो। तुझे समझ क्यों नहीं आता? जो मरकर लौटती है उसे चीज नहीं चाहिए होती, उसे हिसाब चाहिए होता है। छन छन अचानक खाट के नीचे आकर थम गई। कमरे में ऐसा सन्नाटा भर गया जैसे दीवारें भी सुनने लगी हों। मैं बस कपड़ा खोल कर देखूंगा, बस देखूंगा। रवि, मत। कपड़ा उसकी उंगलियों में आते ही ऐसा लगा जैसे वह पानी में डुबोकर निकाला गया हो, लेकिन अगले ही पल उस भीगेपन के भीतर से बर्फ जैसी ठंड उसकी हथेली में उतर गई। कितना ठंडा है। छोड़ दे, अभी छोड़ दे उसे। नहीं नहीं, अब देखना पड़ेगा। ये वही है जिसने मुझे पकड़ा हुआ है ना? उसने कपड़े की गांठ खोली। अंदर वही चांदी की पायल थी, पर अब उस पर कुएं की काई नहीं, ताजे पानी की बूंदें चमक रही थीं। मां, ये तो जैसे अभी पानी से निकली हो। हे देवी, ये अपने आप भीग रही है। ये बर्फ से भी ठंडी है, जैसे धातु नहीं, किसी मरे हुए हाथ की उंगली हो। कपड़ा बांध दे रवि, उसकी चीजें खुली रखी तो वो यहीं ठहर जाएगी। मैं तेरे पैरों पड़ती हूं, बांध दे। तभी खिड़की की लकड़ी बिना हवा के चर से हिली। दोनों की गर्दन एक साथ उस ओर घूमी। मां, वही है, खिड़की पर। उसकी आंखों में मत देखना, नीचे देख, नीचे। परछाई खिड़की के ठीक बाहर स्थिर खड़ी थी। उसके पैरों के पास मिट्टी गीली हो रही थी, जबकि बाहर बरसात नहीं थी। कमरे में पायल की छन छन फिर शुरू हुई, अब बहुत पास, बहुत साफ। वो दरवाजा नहीं खटखटा रही अब। वो कुछ दिखाना चाहती है। दिखाना नहीं, बहलाना चाहती है। ऐसे ही ले जाती हैं ये, पहले बुलाती हैं फिर वापस नहीं आने देती। नहीं मां, देखो उसका हाथ। भीगी साड़ी वाली औरत ने बहुत धीरे, लगभग टूटी हुई हरकत से अपना दायां हाथ उठाया।
उंगलियां कांपती हुई खिड़की के पार घर के पीछे की दिशा में टिक गईं। किधर इशारा कर रही है? पुराने बरगद की तरफ, वही जो कुएं के रास्ते पर पड़ता है। नहीं, नहीं, उस बरगद का नाम भी मत ले इस वक्त। तेरे नाना कहते थे उसकी जड़ों के नीचे गांव के पाप दबे हैं। परछाई ने हाथ नीचे नहीं किया, उल्टे उसकी कलाई पर पानी की धार और तेज हो गई, जैसे वह एक ही बात पर अड़ी हो। उधर देखो, उधर आओ। कुएं से पायल मिली, पायल की औरत आई और अब वो बरगद दिखा रही है। माँ, कोई बात छिपी है, कोई सच। सच कभी कभी जिंदा नहीं छोड़ता रवि। हर छिपी चीज को खोदना जरूरी नहीं होता। पर अगर मैं ना गया तो वो यहीं रहेगी, तेरे पीछे, मेरे पीछे, इस घर में। रात में नहीं, अभी नहीं, सुबह होने दे। जैसे ही मां ने सुबह कहा, खिड़की के बाहर की परछाई हल्की सी झटकी, मानो उसे ये बात मंजूर न हो। माँ, पानी का रंग। मत बोल। अबली छनछन अब खिड़की के बाहर से नहीं, रवि के हाथ में रखी पायल से आई। वो अपने आप कांपी, एक बार फिर दूसरी बार। ये खुद बच रही है। उसे नीचे रख, अभी, इसी पल। अगर मैं इसे लेकर बरगद तक जाऊं, शायद ये खत्म हो जाए। शायद वो कुछ लौटाना चाहती है या कुछ दिखाना। और अगर वो तुझे भी उसी कुएं, उसी बरगद, उसी अंधेरे में बांध दे तो? मैं एक बेटे को किसी मरी हुई औरत के पीछे नहीं भेजूंगी। बाहर खड़ी भीगी औरत ने पहली बार सिर झुकाया। वो शोक जैसा था या चेतावनी, समझना मुश्किल था। माँ, मुझे लगता है वो मुझे मारने नहीं, बुलाने आई है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ उसका जवाब बरगद के पास है। तू क्या कह रहा है? उसी पल खिड़की के बाहर की परछाई अचानक गायब नहीं हुई। वो जैसे पीछे सरकी और अंधेरे में घुलते घुलते फिर वही हाथ उठाकर बरगद की दिशा दिखाने लगी। वो इंतजार नहीं करेगी, या तो मैं अभी चलूं या वो खुद हमें वहां ले जाएगी। रवि, दरवाजा मत खोलना। तभी दरवाजे की कुंडी बिना किसी हाथ के धीरे धीरे खड़कने लगी। दिए की लौ एकदम सीधी खिंची और बाहर से बरगद की दिशा में किसी और पायल की लंबी बुलाती छन छन सुनाई दी। दरवाजे की खड़कन थमी नहीं, बल्कि जैसे रास्ता बन गई। अगले ही पल रवि ने कुंडी खोली और मां को साथ लेकर उसी पायल की आवाज के पीछे बरगद तक आ पहुंचा। माँ, देखो, वही संदूक, यही था ना जो कुएं के पास दबा मिला था। हाँ, पर जल्दी कर बेटा, यहाँ हवा भी जैसे किसी की सुन रही है। बरगद की जड़ों में फंसा संदूक आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। भीतर भीगे हुए कागजों का पुलिंदा रखा था। ये कागज, नाम लिखा है, गोमती पत्नी हरिराम। माँ, ये तो उसी दुल्हन का नाम है। गोमती, हे भगवान, इतने साल बाद भी उसका नाम यहीं अटका है। यहाँ लिखा है, खेत, कुएं के पीछे वाली जमीन, आम का बाग, सब उसके नाम था। और नीचे, नीचे किसी सौदे की बात है। लालटेन की लौ हिली और स्याही से फैले शब्द अचानक साफ दिखने लगे। रवि की आंखें एक पंक्ति पर अटक गईं। अगर औरत दस्तखत ना करे तो हादसा बना देना। शादी के तीसरे दिन बाद खत्म होनी चाहिए। माँ, ये किसी सौदे का कागज नहीं, हत्या का हुक्म है। नहीं, नहीं, मत पढ़ आगे। कुछ बातें दबी रहें तो ही लोग बचते हैं। कौन लोग बचते हैं माँ, बेगुनाह या कातिल? रवि ने दूसरा कागज उठाया
उस पर गांव के मुखिया की मुहर थी और नीचे 2 गवाहों के टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर। मुखिया, सब उसकी मुहर से हुआ। उसने गोमती की जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या करवाई, इसलिए वो औरत हमें कुएं तक बुला रही थी। मैंने उस रात कुछ देखा था, गई थी, पर मैं बोल नहीं पाई। मैं डर। तुमने देखा था? क्या देखा था माँ? सच सच बताओ। शादी के बाद की रात थी। मैं पानी भरने निकली थी। बरगद के पास मुखिया खड़ा था और उसके साथ 2 आदमी। गोमती रो रही थी, कह रही थी, ये जमीन मेरे बाप की आखिरी निशानी है। मां की आवाज में बरसों से दबा डर था। हर शब्द जैसे उसके गले को काट कर बाहर आ रहा था। फिर मैंने देखा, उन्होंने उसका मुंह दबाया। वो छटपटा रही थी। उसकी पायल बहुत जोर से बजी थी। वही छन छन, वही आवाज जो आज तक पीछा कर रही है। और तुमने किसी को बताया नहीं इतने साल? अगली सुबह मुखिया खुद हमारे आंगन आया था। बोला, जो देखा है मिट्टी में गाड़ दे, वरना तेरे बच्चे का नाम भी कोई नहीं लेगा। उस वक्त तू बहुत छोटा था रवि। मैं हार गई। तुम हारी नहीं थी माँ, तुम्हें डराया गया था। लेकिन अब नहीं, अब उसका सच दबेगा नहीं। जैसे ही रवि ने कागज सीने से लगाया, बरगद के पीछे की काली परछाई हल्की सी हिली। सूखी टहनी टूटने की साफ आवाज आई। कौन है वहां? अरे, इतनी जल्दी भूल गई मुझे बहन? मुखिया अकेला नहीं था। उसके दोनों आदमी वही थे जिनके नाम कागज पर गवाहों में दर्ज थे। रात गहरी है, रास्ते सुनसान है, और तुम दोनों माँ बेटे को पुरानी कब्रें खोदने का बड़ा शौक चढ़ा है। कब्र हमने नहीं खोदी मुखिया, तुमने बनाई थी। अब बस उसमें दबा सच बाहर आया है। सच? गांव में सच वही होता है जो मैं कहूं। बाकी सब अफवाह, पागलपन या फिर हादसा। हमें जाने दे मुखिया, बहुत पाप कर चुका है तू। भगवान से डर। भगवान? अगर उसे डर होता तो मैं आज भी मुखिया न होता। कागज दे दे और शायद तुम दोनों घर लौट जाओ। शायद? जैसे गोमती भी शायद बच जाती, जैसे उसके दस्तखत शायद हो जाते। नहीं, ये कागज अब छिपेंगे नहीं। बहुत बोल रहा है लड़का। कागज छीन लो मालिक। भागने का रास्ता भी बंद है। बरगद की जड़ों, कुएं की जगत और कीचड़ के बीच रवि और उसकी मां घिर चुके थे। लेकिन पायल की छन छन फिर सुनाई दी, इस बार बहुत पास। रवि, वो यही है। मुझे उसकी सिसकी सुनाई दे रही है। चुप! उसका नाम भी मत लेना। मरी हुई औरतें लौट कर कुछ नहीं करती, जिंदा लोग करते हैं। गलत। मरे हुए कभी कभी सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, सजा जिंदा लोगों को मिलती है। हवा ऐसी चली मानो कुएं ने सांस छोड़ी हो। कागज रवि के हाथ में फड़फड़ाए और एक पन्ना उड़कर सीधे मुखिया के पैरों से चिपक गया। दे इधर। ये राज आज भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाथ मत लगाना, अब पूरा गांव जानेगा कि गोमती के साथ क्या हुआ था। हाँ, मैंने देखा था उस रात। तूने उसे मरवाया था। आज मैं नहीं डरूंगी, चाहे जो हो जाए। मालिक, ये औरत सच में चिल्ला देगी तो मुसीबत हो जाएगी। तो फिर गवाह भी नहीं रहेंगे और कागज भी नहीं। उसी क्षण कुएं के भीतर से पायल की भयानक
लंबी छन छन गूंजी। जमीन जैसे थरथराई और मुखिया का पैर रवि की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक कीचड़ में धंस गया। ये क्या? रवि ने देखा, मुखिया के पीछे बरगद की भीगी जड़ों के बीच सफेद घूंघट वाली वही औरत खड़ी थी। उसका हाथ धीरे धीरे मुखिया के कंधे की ओर उठ रहा था। नहीं, दूर रह। मैंने तुझे हाथ नहीं लगाया था। मैंने बस हुक्म दिया था। सुन लिया मां, खुद मान रहा है। बोल मुखिया, किसका हुक्म दिया था? गोमती को कुएं में किसने डलवाया? आज झूठ मत बोलना। मेरी चुप्पी ने एक जान ली थी, दूसरी नहीं लेने दूंगी। वो लड़की नहीं मानी थी, शादी से इनकार कर रही थी, पंचायत के सामने मुझे नीचा दिखा रही थी। मैं डर गया था। मुखिया का पैर कीचड़ में और धंस गया, जैसे कुआं खुद उसे पकड़कर सच कहलवाना चाहता हो। मालिक, ये सब मत कहिए, लोग सुन लेंगे। चुप। अब क्या छुपेगा? मैंने ही कहा था, उसे रास्ते से हटाओ। उसकी आवाज बंद होनी चाहिए थी। अरे, कुएं पर कौन चिल्ला रहा है? रवि है, और वो तो मुखिया की आवाज लग रही है। शोर सुनकर गांव वाले एक एक कर कुएं के पास जमा होने लगे। भीगी रात में हर चेहरा सवाल बनकर मुखिया की ओर उठ गया। सब लोग सुन लो, आज ये खुद बोल रहा है। गोमती की मौत हादसा नहीं थी, ये हत्या थी। क्या कह रहा है तू रवि? सोच समझकर बोल। सोच समझकर ही कह रहा है। मैंने ही करवाया था। वो लड़की मेरे खिलाफ सबूत लेकर खड़ी थी। मैंने देखा था उस रात, 2 आदमी उसे घसीट कर लाए थे। गोमती रो रही थी, रहम मांग रही थी, और ये दूर खड़ा देख रहा था। हे भगवान, इसलिए उसकी चीखें आती थी। हमने धक्का दिया था, पर हुक्म इसका था। हमने सोचा था बात दब जाएगी। हमें नहीं पता था कि मरने वाली लौट कर सच मांगेगी। यही सोचा था ना? भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ कुएं से उठती ठंडी हवा और पायल की मध्यम गूंज सुनाई दे रही थी। तो इतने साल हम सबको अंधेरे में रखा गया और हम डरते रहे कि कुएं में भूत है। भूत से ज्यादा डरावना इंसान का पाप होता है। गोमती की आत्मा डराने नहीं, सच दिखाने लौटी थी। बस कर दो ये छन छन बंद। मैं मानता हूं, मैंने लालच में, डर में अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसे मरवाया। ये पहली बार था जब गांव ने अपने सबसे ताकतवर आदमी को इस तरह टूटते देखा। उसकी आवाज से घमंड उतर चुका था। गोमती, मुझे माफ कर दे। मैं रात रात भर तेरी आवाज सुनता रहा, पर सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माफ कर दे। आज से ये हमारा मुखिया नहीं। जैसे ही आखिरी झूठ भीड़ के सामने गिरा, रात का भार हल्का होने लगा। पायल की आवाज अब भय नहीं, विदाई जैसी लग रही थी। गोमती, तेरा कागज, तेरी पायल, तेरी आवाज, सबने अपना काम कर दिया। अब तू चैन से जा सकती है। मुझे माफ कर देना बेटी। उस रात में बोल नहीं पाई, पर आज तेरे लिए खड़ी हूं। मेरी ताकत झूठ थी, और झूठ आज मर गया। बरगद की जड़ों के पास खड़ी सफेद परछाई धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। पायल की अंतिम छन छन कुएं की गहराई में उतर गई और फिर सब शांत हो गया। मां, सुनो, अब कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा,
अब कुआं नहीं रो रहा। उस रात गांव पहली बार भूत से नहीं, अपने अपराध से कांपा। और जब सुबह हुई तो पुराने कुएं पर फैली शांति में एक आत्मा का नहीं, पूरे गांव का बोझ उतर चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर कहानी टाइम पे मिले।